नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है और प्राइवेट अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों को भी करानी होगी जांच। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। प्राइवेट अस्पताल में दोनों मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि संपर्क में आए लोगों को भी करानी होगी जांच। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं, जहां स्वाइन फ्लू के पटना में 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है और संपर्क में आए लोगों को भी जांच करानी होगी और प्राइवेट अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। बड़ी खबर पटना से, जहां स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं दोनों मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। दोनों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बताते चले, संपर्क में आए लोगों को भी जांच करानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरा सदर अस्पताल की बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बुजुर्ग महिला मरीज को अस्पताल कर्मियों ने राम भरोसे छोड़ दिया। मरीज को सिटी स्कैन कराने के लिए स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं की गई और मजबूरी में परिजनों ने मरीज को बोरे में रखा और लैब ले गए। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भोजपुर में किस कदर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया है, सिटी स्कैन कराने के लिए ले गए। ब्रेन हेमरेज हुआ। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग तरारी से आए हैं। तरारी ब्लॉक से जी। कहाँ पे हैं अभी आप? आरा में हैं। आरा सदर में। आरा सदर हॉस्पिटल। जी जी। आप लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला, बहुत देर से खोज रहे थे, नहीं मिला, मजबूरन उठाना के लिए जाना। नहीं, उस बारे में ये कहना था कि इमरजेंसी में वो पेशेंट जैसे ही आया उसी समय वो लोग स्ट्रेचर का डिमांड किया। तो हमारे जो इमरजेंसी इंचार्ज है और वार्ड बॉय लोगों ने कहा कि मात्र 2 मिनट आप इंतज़ार करिए। एक स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड में गया है, एक गया पोस्टमार्टम में। लेकिन वो परिजन लोग इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत अपना उसी में लेकर चला गया सिटी स्कैन। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की 2 नदियों को चुना गया है और दक्षिण बिहार में सकरी और नाटा नदी, जबकि उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक और बागमती और नून नदी को जोड़ने पर काम चल रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो दूसरी नदियों को भी जोड़ने पर काम किया जाएगा, जिससे बाढ़ पर काबू पाया जा सकेगा और पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नदियों की जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, अभी तक कहां तक आप लोग आगे पहुंच पाए हैं और किन किन नदियों को जोड़ने की पहले फेज में तैयारी है? देखिए, एक साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक, उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। और एक हमने ग्लोबल सेमिनार भी किया था इसको लेकर के, वेबिनार नॉट सेमिनार, वेब के थ्रू हम लोगों ने दुनिया भर के लोगों से बात किया था। उन लोगों का भी एक बहुत सारा इनपुट आया है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई हम लोग अपने स्टेट के अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसके प्रभाव को कैसे मिनिमाइज किया जा सके। तो जल्दी ही दोनों साइड में, या साउथ में भी और नॉर्थ में भी, आपको शुरुआत आपको दिखाई पड़ जाएगा इंट्रालिंकिंग। लगता है ये पायलट प्रोजेक्ट होगा बिहार के लिए या फिर पूरे देश के लिए? नहीं, बिहार के लिए तो पायलट प्रोजेक्ट होगा दोनों जगह, और अगर मुझे लगता है जरूर सक्सेसफुल होगा। और ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो आगे अन्य रिवर को भी जोड़ने पर काम हम लोग शुरू करेंगे। केंद्र से भी इसमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी क्या? उसके लिए आप लोगों ने कोई बातचीत की है? केंद्र से सहयोग की जरूरत तो हमें कोसी मेची लिंक में है, जो पूरा सीमांचल के लिए हमारा सारा क्लियरेंस हो चुका है। और 4 जिला जो है वो 4 जिला आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये चारों जिला को इससे मदद मिलेगी। और 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा
सिंचाई सुविधा हो जाएगी, फ्लड का प्रभाव कम हो जाएगा। और हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाएगा। कोसी प्रलय के बाद से ही नीतीश कुमार ने यह कहीं न कहीं सपना देखा था कि बिहार में जो छोटी छोटी नदियां हैं उसे जोड़ा जाए। लगता है कि इसमें जल्दी अब सफलता आप लोगों को मिलेगी? नहीं, सीएम का बिल्कुल ये है और हम लोग बिल्कुल उस डिपार्टमेंट जो है उस पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दी है। जल्दी ही इस पर आपको नतीजा रिजल्ट मिलेगा इस पर। तो बिल्कुल नदियों को जोड़ने का काम जो है शुरू हो चुका है और जल्द ही सरकार का दावा है कि इस पर सफलता भी मिलेगी। और वाकई यदि नदियों को जोड़ने में सफलता मिलती है तो बिहार में बहुत हद तक बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस 12 सितंबर को अपने भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के आशीर्वाद से ही केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं। ऐसे में चिराग पासवान उन्हें निमंत्रण नहीं भी देते तो भी वो कार्यक्रम में जरूर शामिल होते। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से। सर, 12 सितंबर को चिराग पासवान मना रहे हैं रामविलास पासवान जी की पहली बरसी पटना में। आपसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और उसमें आने का निमंत्रण दिया है। क्या आप पटना जाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बड़े भाई साहब हमारे आदर्श थे। बरखी कार्यक्रम चिराग पासवान जी के द्वारा रखा गया है और वो स्वयं मेरे यहाँ कार्ड लेके आए थे। नहीं भी आते कार्ड लेकर के, तो ये मेरा अपना फंक्शन है, परिवार का काम है। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शरीक होता। लेकिन अच्छी बात है कि वो मेरे यहाँ आए, मुझको कार्ड दिया, उन्होंने मुझको निमंत्रण भी दिया कि चाचा जी आप आइए। तो मैं निश्चित रूप से 12 तारीख 11 तारीख के शाम में ही मैं जाऊँगा पटना। 12 को मैं उस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। तो निश्चित रूप से 8 अक्टूबर को मैं पहला पुण्यतिथि जो बड़े साहब का है, बड़े भैया का है, मैं मनाऊंगा और वो बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। और चिराग पासवान जी का तो अधिकार है, उनके पिताजी का प्रथम पुण्यतिथि है तो उनका तो अधिकार है और मैं उनके यहाँ जाकर के भी मैं निमंत्रण दूंगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बरौनी कटिहार रेलखंड के उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच डाउन लाइन पर करीब 90 घंटे के बाद भी परिचालन बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से वहां दिन रात काम किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन बहाल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का ये काम बरौनी कटिहार रेलखंड पर चल रहा है। मंगलवार को सुबह 3 बजे के करीब साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया, जिसके बाद से इस रेलखंड के डाउन लाइन पर करीब 90 घंटे से परिचालन बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन परिचालन को शुरू करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धसान जो रेल ट्रैक जो धंसा, उसका वजह हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं, ये जो रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर, उसके दोनों तरफ से बूढ़ी जो गंडक नदी है उसका पानी, बाढ़ का पानी यहाँ घिरा हुआ रहता है। और रेलवे ट्रैक का जो दोनों तरफ से जो पानी है उसका कहीं ना कहीं से रेलवे ट्रैक की जो नीचे वाली जो ज़मीन, जो मिट्टी होती है, वो कहीं से कमज़ोर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर धंसान शुरू हो जाता है। और जो रेलवे विभाग के द्वारा जो अभी कार्य किया जा रहा है वो देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के जो बगल से जो ज़मीन है उसको बोल्डर डाल करके वहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। वहाँ पर बम्बू पाइलिंग कर करके जो है उस पानी को जो सतह उसको रोकने का ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। 9 सितंबर को ट्रायल के तौर पर एक ट्रेन चलाया गया था, लेकिन उस ट्रेन के जाने के बाद रेलवे ट्रैक फिर से धंस गया। हालात को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन तक और परिचालन बाधित रह सकता है। ट्रैक धंसने की वजह से अब तक 4 ट्रेन सोनपुर कटिहार और समस्तीपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 20 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिन्हें मानसी नरहन होते हुए समस्तीपुर की ओर निकाला जा रहा है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से दिग्विजय और संतोष की रिपोर्ट।
बिहार बीजेपी कार्यालय में चल रहे सहयोग कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भारी संख्या में पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारी कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंच गए और सहयोग कार्यक्रम में मंत्री शहनवाज हुसैन के अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह और जनक राम मौजूद थे। हड़ताली कर्मियों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें जबरन गेट से बाहर कर दिया गया और हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया कार्यालय से, धक्का मार करके कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। तो हम लोग गेट पर जमे हैं। माला हम लोग उनको स्वागत करने आए थे, उनको पूजा करने आए थे कि भगवान को पूजा करने से कहीं भगवान मान जाते हैं, कहीं आप तो मान जाइए। सब कर्मचारी गरीब गुरबा पर दया तो कीजिए। 9,000 वेतन कमाता है, नहीं मिले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो गोपालगंज के बैकुंठपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने इस वीडियो के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और जेडीयू ने पैसा बांटने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बता दें कि तेजस्वी यादव गुरुवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर गए थे और बताया जा रहा है कि रेवती हाई स्कूल मैदान में पहुंचने से पहले तेजस्वी विधायक प्रेम शंकर यादव के गांव बाजघाट मसूरिया गए थे और बताया जा रहा है कि वहीं जाने के दौरान तेजस्वी ने महिलाओं को 500,000 रुपए दिए। आरजेडी ने वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी ने किसी को पैसे नहीं दिए होंगे तो मदद की नीयत से ही दिए होंगे। आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तेजस्वी यादव मार्केट बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, पैसे बांटने के लिए निकले हैं और इन लोगों का काम है कि हवा पानी बना करके चुनाव के लिए बाजार बनाना। और जब भी विधानसभा चुनाव आता है, आप सभी को पता है, ये पार्टी टिकट बेचती है, बोली लगाती है, ऊंचे दाम पर जो बोली लगाता है उसको टिकट देती है। तो यह तो अपने आप में तेजस्वी यादव जी अगर नेता बनने की ओर अग्रसर है तो उनको कम से कम आचार संहिता का ख्याल होना चाहिए। और अब बात बिहार में बच्चों पर वायरल बुखार के मार की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में वायरल बुखार का कहर टूटा है और लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बावजूद डीएमसीएच की व्यवस्था लचर है। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज जारी है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। अस्पताल में तो मैंने इलाज तो हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो रहा है। हम लोग के रिलेटिव हैं, वो बच्चा हम लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो तो इलाज हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे बिहार में वायरल फीवर हो रहा है, बेड की कमी है, एक ही बेड पे 2-2 बच्चा रखना पड़ता है। अगर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जो मैंने अभी और दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं फैले, ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो देखिए हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और तो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं।
पटना और आसपास के जिलों में वायरल फीवर फैल रहा है, जिसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं। पटना के एनएमसीएच के शिशु रोग विभाग के में 80 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें कुछ बच्चे गंभीर निमोनिया से पीड़ित हैं और अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 95% बच्चे वायरल फ्लू से पीड़ित हैं, जो अगले 4-5 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पेशेंट्स हैं, बेड्स हैं, जिसमें 80 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं और अभी भी 4-5 बेड हमारे पास खाली हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 42 बेड्स जो है एमसीएच के 2nd फ्लोर पर सुरक्षित रखा है। उसमें सारी व्यवस्था कर दी गई है। सारे बेड्स पर ऑक्सीजन है। हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी वहाँ उपलब्ध हैं। आम लोगों में जो यह एक दहशत है कि वायरल निमोनिया, फ्लू निमोनिया, तो ये एक सामान्य बात है और हर साल मानसून के सीजन में वायरल निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। इलाज बढ़िया चला है, बच्चा को बुखार लगे, इलाज बढ़िया, यहाँ आने से बच्चा मेरा ठीक है। हाँ, यहाँ आने से ठीक है बच्चा। व्यवस्था मिला यहाँ पे? सब व्यवस्था मेरा मिला, जो व्यवस्था है सो सब मिला है। बुआ का निमोनिया हो गया था तो यहाँ लेके आया, भर्ती किया, तो डॉक्टर साहब सिस्टर बड़ी अच्छा से देखभाल सब किया है, बड़ी अच्छा से इलाज चल रहा है, बच्चा अच्छा है। अभी बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर के लगातार मरीज मिल रहे हैं और इससे लेकर जमुई जिला का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार को लेकर दवाइयां और इलाज की भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के निर्देश पर सदर अस्पताल में भी तैयारी की गई है। वायरल बुखार से पीड़ित जो भी मरीज आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जिले में अभी ऐसा कोई भी मरीज नहीं मिला है जो वायरल फीवर से परेशान है और जिसमें कोविड पाया गया है। वायरल फीवर को लेकर सदर अस्पताल में क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया सहयोगी कुंदन ने। बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है कि वायरल बुखार के कारण लोग परेशान हैं और कई अस्पतालों में बहुत सारे मरीज भर्ती हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जमुई जिला प्रशासन भी और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर अलर्ट मोड में है। देख सकते हैं कि ओपीडी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर दिन यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, बीते कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि उसमें 10 से 15% वैसे मरीज हैं जिन्हें वायरल बुखार का शिकायत आ रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सदर अस्पताल में खास इंतज़ाम किया गया है और ख़ास करके जो शिशु वार्ड है वहाँ पर वायरल फीवर को लेकर अगर पेशेंट आते हैं तो उनको इलाज समुचित हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग मेडिसिन का सारी व्यवस्था कर चुके हैं और जो भी वायरल संबंधित पेशेंट आ रहे हैं फीवर संबंधित, उनको तुरंत हम लोग RT-PCR या एंटीजन के माध्यम से कोविड जांच हमारे लोग द्वारा किया जा रहा है। जांच के क्रम में पाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट जोन में हैं कि अगर उस तरह की कोई केसेस आएँ तो हम लोग समुचित व्यवस्था उसको दे सकें। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का निर्देश था कि अगर वायरल फीवर के पेशेंट आते हैं तो उनका कोविड टेस्ट कराया जाए। जमुई ज़िले में भी वायरल फीवर से परेशान लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका अभी जो कोविड टेस्ट कराया है, किसी में कोरोना का अभी लक्षण नहीं पाया गया है, कोरोना अभी नहीं निकला है। ऐसे में राहत की बात है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर तो मुस्तैद है, तैयार है, अलर्ट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान में वायरल फीवर से बीमार हो रहे लोगों की जांच के लिए गई है और विभाग की ओर से इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में बच्चे आ रहे हैं, उनको वायरल फीवर बीमारी ही डायरी चीज़ों का जांच करके रिपोर्ट भी विभाग को देगी और अस्पतालों के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनमें और किसी दूसरे गंभीर बीमारी के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक चिकित्सकों से नहीं मिला। मुंबई के लालबाग के राजा की धूम पटना में भी दिख रही है। पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से पिछले कई वर्षों से गणपति उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जाती है। खास बात यह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा भी मुंबई से लाई जाती है और बिहार में रह रहे महाराष्ट्र के लोग बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं।
और अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।